सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसे कि आपको पता ही है, अभी सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट की इलेक्शन अनाउंस कर दी गई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्शन के रिगार्डिंग ही होगा। तो इंडिया में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराई जाती हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे, कैसे पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वर्क करता है, क्या क्या उसके काम हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में देखेंगे। पहले तो आप ये समझ लो कि इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक काम क्या है, पूरे इंडिया में इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए आप ये समझ सकते हो भी डेमोक्रेसी में, लोकतंत्रशाही में इलेक्शन ही एक सुप्रीम चीज़ होती है, जहाँ पे लोग अपने हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो भी बंदे खड़े हुए हैं उनको वोट डाल सकते हैं, और जो जो बंदा उनको अच्छा लगता है उनको जिता के पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट की इलेक्शन है जैसे अभी हो रही हैं, और स्टेट के तो स्टेट लेजिस्लेचर में वहाँ पे एमएलए बना सकते हैं, वहाँ पे एमपी बन सकते हैं, सेंटर वाली में मेंबर पार्लियामेंट, और यहाँ पे एमएलए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे, स्टेट में। अब इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं भी कौन कौन बंदे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंडिया में इलेक्शन जो होती है अडल्ट सफरेज भी होती है, जिसका सिंपल सा मतलब है, जैसे आप देख भी पा रहे हो भी जो बंदा 18 साल का है वही इंडिया में इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। दूसरा, जो इलेक्शंस बेसिकली होती हैं आप कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बता दिया स्टेट और सेंट्रल लेवल की, इसमें भी एक इशू चल रहा है कि आने वाले टाइम में जैसे रामनाथ कोविंद जो पिछले प्रेसिडेंट थे, उनकी नेतृत्व में एक कमेटी बिठाई गई है जिन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट्स वगैरह दी है कि हम आने वाले टाइम में इन दोनों इलेक्शंस को साइमल्टेनियसली कंडक्ट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। बिकॉज इलेक्शन में आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे अभी जो इलेक्शन होगी तो 5-6 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हो जाएगा। अगर साइमल्टेनियसली कंडक्ट करा लें तो ये चीज़ें खर्चा अप्रॉक्सीमेटली 3-4 हज़ार रुपये आ जाएगा। यानी कि जो अलग से 2-3 हज़ार खर्चा स्टेट इलेक्शन में खर्च होना था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। साइमल्टेनियसली हम पूरी चीज़ों को खर्च कर देंगे, मतलब इसको बिठा लेंगे सही सही। क्योंकि एक चीज़ आप समझते हो, जब इलेक्शन होती है तो पूरे का पूरा आप कह सकते हो मशीनरी जो है वो हरकत में आ जाती है गवर्नमेंट की। चाहे वो पैरामिलिट्री है, चाहे वो पूरी पुलिस फोर्स है, चाहे जितने डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल पे लोग हैं, तो इलेक्शन एक बार आप कह सकते हो पूरा शेकअप कर देता है सिस्टम को। तो इस चीज़ से बचाने के लिए आप कह सकते हैं कि ये नया पैटर्न इंडिया में फॉलो किया जाएगा थोड़े टाइम के बाद, कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट करवा देते हैं। दूसरा, अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होती है स्टेट या पार्लियामेंट के इलेक्शन में, तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हो या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकते हो आर्टिकल 329 के अकॉर्डिंग। दूसरा, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस होती हैं, ठीक है, इनको सीधा सीधा कहाँ पे, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, डिस्प्यूट हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 71 में। इंडिया में जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो इंडायरेक्टली होती है, ठीक है, सेम एज वाइस प्रेसिडेंट की भी। उसके बाद आप कह सकते हो इलेक्शन कमीशन का मेन स्ट्रक्चर कर कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन संविधान में कहाँ पे दिया गया, आर्टिकल 324 में। यही सारे इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है इंडिया में। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी कि इसके ऊपर किसी भी एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल नहीं है। यानी कि जो भी एक बार इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो जाता है, उसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी दबाव नहीं होता, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस कंडक्ट करा सकता है। क्योंकि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप मान के चलिए इलेक्शंस कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्शन नहीं है तो वो कोई भी डेमोक्रेटिक देश नहीं होगा। तो पहले नहीं था, लेकिन जब से आप एक बड़े आईएएस अफसर का नाम ले सकते हो यहाँ पे, टिगेन शेषन, जो अगर आप देखोगे नीचे सारे इलेक्शन कमीशन तो दिए हुए हैं, 10th नंबर पे है। जब से उन्होंने चार्ज लिया तब 2 इलेक्शन कमीशन इनके साथ कमिश्नर लगा दिए गए थे। अभी इनकी गिनती 3 है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है कि 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, रिज़ाइन दे गए, नए अपॉइंट किए गए। कौन से आप देख सकते हो न्यूज़ में जाके। अभी वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये भी कमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये 3 मेन स्ट्रक्चर है जो काम करते हैं, जिसमें सारी पावर ज़्यादातर किसके हाथ में होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर होता है ये सिर्फ असिस्ट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शंस को सही तरीके से कंडक्ट कराने में। और ये कितने होने चाहिए ये भी डिपेंड कौन करता है, मतलब डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका भी आप आर्टिकल देख सकते हो 324(2). चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
सेकंड, काफ़ी पेपर्स वगैरह में भी आता है ये, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, 6 ईयर, यहाँ 65 ईयर, दोनों में जो अर्लियर हो जाए, यानी कि यहाँ जब से उसको अपॉइंट किया गया उसके 6 साल पूरे हो जाएं या उसकी उम्र के 65 वो पूरे हो जाएं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर बाई चांस वो 63 में अपॉइंट किया गया है तो सिर्फ उसका टेन्योर 3 ईयर होगा। दूसरा, बाई चांस वो 55 में अपॉइंट कर दिया गया है, वैसे ऐसे होता नहीं है, मोस्टली 60 के बाद ही अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि पहले वो IAS की पोस्ट से रिटायर होंगे जो 60 ईयर तक है, फिर उसके बाद ही यहाँ पे जाएंगे। तो मान लेते हैं 55 में हो गया तो उसका टेन्योर 61 ईयर की एज में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसकी सारी जो पर्क्स होती हैं, यानी कि इसको चीज़ें मिलती हैं, सैलरी, गाड़ी, बंगला, जो भी फैसिलिटीज़ है, नौकर चाकर, वो सारे वैसे ही मिलते हैं जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं। इनको किस ग्राउंड पे इनके ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, सेम वही ग्राउंड है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की है। दो ही हैं, एक वो इनस्टेबल या अनस्टेबल माइंड हो जाए पर्सन, यहाँ सेकंड उसमें आ जाता है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। इसको रिमूव कौन कर सकता है, इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट, किसकी रिकमेंडेशन पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जा सकता है, पहले पॉइंट पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैसे ही जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, बड़ा ही टफ प्रोसीजर है, ये भी हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मेन काम यही होता है कि पूरे देश में प्रॉपर तरीके से रूल्स, कोड ऑफ कंडक्ट जिसको कहते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करके इलेक्शन को कंडक्ट कराना, स्टेट और पार्लियामेंट दोनों की, प्रेसिडेंट की इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, सभी को कंडक्ट कराना प्रॉपरली। इसके अलावा ये रीजनल कमिश्नर भी लगाता है, जिसको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी कह लेते हैं, जो स्टेट लेवल पे हेड होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे RO कह लेते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, या जिसको हम डिप्टी कमिश्नर्स कह लेते हैं, वही मोस्टली ROs होते हैं। और बूथ लेवल पे आप कह सकते हो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, उनको भी यही लगाते हैं जो स्टेट इलेक्शन में, बाकी वो नीचे मशीनरी काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी अब तक रहे हैं उनका नाम दिया गया है। पहले याद कर लेना, सुकुमार सेन थे, अभी यहाँ पे VS संपत दिए गए, अभी वाले जो आप कमेंट में बता सकते हो कौन है। मेन काम इनका जो होता है इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, भी कौन कौन बंदे इलेक्शन के लिए वोट पाने के लिए एलिजिबल है, उनकी लिस्ट क्या है, मान लो जो नए ऐड हुए हैं और पिछले जो डिलीट हो गए हैं, डेथ हो गई है, उनको बाहर निकालना। डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूंसी की कितनी, वो एरिया किस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है उस चीज़ को डिसाइड करना। कई बार ये अप डाउन चलता रहता है, कई बार कोई कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी हो जाती है, कई बार छोटी हो जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हो, पहले वो स्टेट थी, उसको इन्होंने बाद में किस में कन्वर्ट कर दिया, एक UTs में कन्वर्ट कर दिया। अभी उसकी भी डीलिमिटेशन चल रही है, जिसमें मोस्टली पॉपुलेशन के बेस पे हम इसको डिसाइड करते हैं, जैसे एक 10 लाख के पीछे एक MP होता है। ठीक है, तो रिसेंट जो एग्जांपल है वो जम्मू कश्मीर की आप ले सकते हो डीलिमिटेशन की। उसके अलावा इसका मेन काम होता है जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो वो अप्लाई करते हैं इलेक्शन सिंबल के लिए, उसको देना। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको पार्टीज के लिए इम्प्लीमेंट करना, प्रोटोकॉल्स भी कह लेते हैं, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, कितने ये पैसे खर्च कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते, कब तक प्रचार कर सकते हैं, कब तक नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ें प्रचार में बोल सकते हैं, कौन सी चीज़ें प्रचार में नहीं बोल सकते। आल्सो ये प्रेसिडेंट को भी ये बता सकता है भी कौन से MPs को आप इन एलिजिबल हैं, जो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते और इनको सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, और जो वोटर्स हैं उनको भी अप टू डेट रखने का इसका ही काम होता है, वोटर को आइडेंटिटी कार्ड इशू करने का इसका काम होता है। तो होपफुली आपको इलेक्शंस वगैरह का समझ आया होगा कि कैसे कंडक्ट कराई जाती हैं इंडिया में। अभी जो इलेक्शंस होनी है, क्यों हमने इस टॉपिक को चुना है, 7 फेजेज़ में होनी है। ठीक है, और अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगी। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सबसे लास्ट में होगी, 7th फेज़ में होगी, और 1 जून को होगी, 4 जून को इलेक्शन होगी। मोस्ट प्रॉबली 1 या 2 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे ही स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, बेसिक GK के लिए भी। अगर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे तो अपर लेवल के एग्ज़ाम के लिए, तो आप बेस इलेक्शंस का आपका पूरा क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक को पढ़ के। तो होपफुली आपको ये
अच्छा लगा होगा, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको सही लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा, काइंडली शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, आल्सो डू कमेंट कि हमारे अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन में कौन आए हैं। इसके अलावा आप कोई भी इलेक्शन के रिगार्डिंग आपका कोई पॉइंट है या आपका कोई क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट कर सकते हो। जो भी वैलिड क्वेश्चन होंगे मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों का जवाब देने की। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।